बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की गर्दन दबोच ली गई। ISI ने फजलुर रहमान की बैरून ममालिक से खुफिया फंडिंग का नेटवर्क पकड़ लिया और उसके साथ साथ लीगी ख्वाजा आसिफ के कामा केस के अंदर एक नया मोड़ आया है। मज़ीद इंकशाफात सामने आए हैं और उसके साथ साथ कल नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें या अपने कारकुनों से खिताब कह लें, उसमें कौम को गुमराह करने की कोशिश की, झूठ बोलने की कोशिश की। झूठ के तो ये वैसे ही आदी हैं। अब चूंकि और कोई इशू इनके पास रहा नहीं, आर या पार भी नहीं कर सके, इमरान खान की हुकूमत भी नहीं गिरा सके, इस्तीफ़े भी नहीं दे सके, सेनेट इंतखाबात भी मुलतवी नहीं करवा सके, लिहाजा इन सब की उम्मीदों का महवर और मरकज़ इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस बन चुका है। अब फॉरेन फंडिंग केस है क्या, फॉरेन फंडिंग केस के अंदर क्या मतलब हकीकत है, और 19 जनवरी को अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देने का ऐलान भी कर चुकी है और इस धरने के मकासद क्या हैं, ये सारी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अयाज अमीर साहब, आपको मालूम होगा कि मुस्लिम लीग के टिकट से मेंबर कौमी असम्बली थे, आजकल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठते हैं। कल उन्होंने अपने टीवी शो के अंदर एक दिलचस्प वाक़या सुनाया मौलाना फजलुर रहमान से मुतल्लक। अब ज़रा दिल थाम के सुनिएगा। उनका ये कहना है कि जॉइंट सेशन था और DGISI और आर्मी चीफ उस सेशन में शरीक थे, ब्रीफिंग दे रहे थे, यानी कि सेनेट और कौमी असम्बली दोनों का मुश्तरका इजलास था। उस इजलास के अंदर उस वक्त के DGISI जनरल शुजा पाशा साहब ब्रीफिंग दे रहे थे। शुजा पाशा साहब वही DGISI हैं जिन पे नवाज शरीफ ने भी इल्ज़ामात लगाए। अब नवाज शरीफ का अपना एक करीबी साथी जो माजी में बड़ा करीब रहा है, उसका ये इंकशाफ है। उन्होंने कहा कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान वहाँ भी वैसे ही बढ़ चढ़ के जमहूरियत को बीच चौराहे पे ज़िबा किया गया और सियासत के अंदर अस्करी इदारों की इन्वॉल्वमेंट और उसके साथ साथ जमहूरियत को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा है, जमहूरियत के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं और इदारों को रगड़ा लगा रहे थे। तो उस दौरान DGISI जनरल शुजा पाशा साहब बड़ी खामोशी से सुनते रहे और जब फजलुर रहमान की तकरीर मुकम्मल हो गई तो जनरल शुजा पाशा ने 3 जुमले बोले। उन्होंने कहा कि मैं चुप हूँ, मैं कुछ कहना नहीं चाहता और मैं लीबिया का नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे सब मालूम है, हमारे पास सारे सबूत हैं कि लीबिया से कितनी फंडिंग होती रही फजलुर रहमान साहब आपको, और आप वो फंडिंग कहाँ इस्तेमाल करते रहे, किस मकासद के लिए पैसा लेते रहे। लें जी, ये 3 जुमले लेने का नाम था। उसके बाद पूरे इजलास के दौरान फजलुर रहमान के मुंह से उफ तक ना निकली, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल बीबा बच्चा बन के पूरा इजलास उसने खामोशी से सुना। अब चूंकि इनकी उम्मीदों का महवर और मरकज़ इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस से इन्होंने उम्मीदें लगा ली हैं, कौम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। तवज्जो क्या, बड़े बड़े दावे इन्होंने खुद किए कि आर या पार हो जाएगा, इमरान खान की हुकूमत को गिरा देंगे, एक इस्तीफ़ा नहीं 3 इस्तीफ़े लिए जाएंगे, सेनेट इंतखाबात, ये जेली हुकूमत है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है। उसी जेली हुकूमत में फजलुर रहमान का बेटा मेंबर कौमी असम्बली है, फजलुर रहमान का भाई सेनेटर है। उसी जेली असम्बली से फजलुर रहमान ने सदारती इलेक्शन लड़ा। उसी जेली असम्बली में इनकी इत्तेहादी एक सूबे में हुकूमत बनाकर बैठी है। अब चूंकि इनके सारे जो कहते हैं फायरिंग इनकी बैकफायर कर चुकी है, इनके सारे दावे झूठे साबित हो चुके हैं। नवाज शरीफ ने भी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की 3 अदालतों से इश्तिहारी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से झूठा डिक्लेयर हो चुका है और 2 एहतसाब अदालतों से चोरी और करप्शन के ऊपर सजा याफ्ता मुजरिम है। वो लंदन में बैठकर भाषण देता है जमहूरियत के, वो लंदन में बैठकर भाषण देता है सच्चाई के, इंसाफ के। अब सच्चाई और इंसाफ ज़रा सुनिएगा कि ये फॉरेन फंडिंग केस है क्या और किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। 2 नवंबर 2016 को हनीफ अब्बासी साहब इमरान खान के खिलाफ एक पटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए। 2 पटिशनें दी, बल्कि एक पटिशन उनकी थी इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है, उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए। दूसरी पटिशन उनकी फॉरेन फंडिंग केस से मुतल्लक थी। अकबर एस बाबर का जो केस था पूरे का पूरा वो कॉपी पेस्ट करके 19-20 का फर्क भी नहीं था, वो लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इमरान खान को झूठा डिक्लेयर करके ताहयात नाअहल किया जाए। अब
जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तो जो इमरान खान के जो असासों का मामला था और इमरान खान के झूठ बोलने का मामला था, उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर करके पिटीशन खारिज कर दी और उनके असासे बिल्कुल के जो 100% दुरुस्त साबित हुए कि उन्होंने हक हलाल से पैसा कमाया, सारी मनी ट्रेल दे दी। अब जो फॉरेन फंडिंग का मामला था, फॉरेन फंडिंग के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया कि फॉरेन फंडिंग की 2 कैटेगरीज हैं, एक फॉरेन फंडिंग, एक ममनुआ फंडिंग। फॉरेन फंडिंग से मुराद कि आपके ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो आपको पैसा भेजते हैं सियासी जमातों को, वो पैसा कानूनी चैनल्स के जरिए है, साफ और शफाफ है, वो बिल्कुल कानूनी है, उसमें कोई ऐसा मामला नहीं, कोई ऐसा मुजायका नहीं, कोई गैर कानूनी एलिमेंट नहीं, कोई मुजरिमाना सरगर्मी नहीं। एक है ममनुआ फंडिंग। ममनुआ फंडिंग, आप बैरून मुमालिक किसी मुल्क से पैसा लेते हैं, आप किसी एजेंसी से पैसा लेते हैं, आप किसी तंजीम से पैसा लेते हैं और वो पैसा इस्तेमाल होता है मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में, वो पैसा इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए, वो ममनुआ फंडिंग है। और ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर वफाकी हुकूमत रेफरेंस बनाकर खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजेगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ममनुआ फंडिंग के ऊपर अपना फैसला सुनाएगी। अब उस वक्त हुकूमत किसकी थी? 2017 में 15 दिसंबर 2017 को यह फैसला आया। उस वक्त हुकूमत थी जनाबे वाला शाहिद खकान अब्बासी वजीर आज़म थे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। अगर तो इतने बड़े बड़े सबूत पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग के थे, तो उस वक्त की शाहिद खकान अब्बासी की हुकूमत ने क्यों ना रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा, क्यों ना इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, क्यों ना इनके खिलाफ JIT बनाई। अब चूंकि इस पूरे मामले के अंदर कुछ रहा नहीं, अब चूंकि इस पूरे इशू के अंदर कोई जान नहीं है और कोई इशू भी इनके पास नहीं रहा सियासत चमकाने के लिए, तो लिहाजा इन्होंने अब ये जो प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देने का ऐलान किया ताकि इलेक्शन कमीशन को हम ब्लैकमेल करें और दबाव बढ़ाएं कि वो इस केस का फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ सुनाए। जबकि जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जो पूरा एक तरीकाकार होता है वो सेट कर दिया हुआ है, तो इस पूरे मामले के अंदर कुछ भी नहीं है। और अगर जायज़ा लिया जाए, अगर तफ्तीश की जाए, अगर इस पूरे मामले पे JIT बनाई जाए, तो ममनुआ फंडिंग में सबसे पहले फजलुर रहमान फंसेगा, फिर नवाज शरीफ फंसेगा, फिर खकान अब्बासी फंसेगा। इनको तो भारत और इसराइल से पैसे आते रहे बाकायदा बैंकिंग चैनल्स के जरिए। अब ज़रा ख्वाजा आसिफ के मामले को देख लें। आज ख्वाजा साद रफ़ीक ने ख्वाजा आसिफ के हल्के के अंदर दौरा किया, वहाँ पे अवाम से खिताब किया कि लाडले की फरमाइश पे ख्वाजा आसिफ को गिरफ़्तार किया गया है लाडले की तस्कीन के लिए और ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। और ये चूँकि हम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं हुए, हमने मुस्लिम लीग नून से अलग होने का फ़ैसला नहीं किया, तो इस वजह से हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब इंतकाम सुन लीजिए। ख्वाजा आसिफ ने एक तो 13 करोड़ रुपए की तनख्वाह को तस्लीम कर लिया कि 2013 से 2018 तक जिस वक्त वो वफाकी वज़ीर थे, वज़ीर दिफा भी रहे, वज़ीर ख़ारजा भी रहे, वो दुबई की एक कंपनी में मुलाजमत भी करते रहे। जो मुलाजमत का कॉन्ट्रैक्ट था वो भी उन्होंने नैब के सामने रख दिया। मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ शामिल थी कि ख्वाजा आसिफ रोज़ाना 8 घंटे, हफ्ते में 6 दिन वो इस कंपनी में मुलाजमत करेंगे, दफ्तर आएंगे और इसके बदले उनको तनख्वाह मिलेगी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कानूनी है। इस कॉन्ट्रैक्ट की तस्दीक के लिए कोई भी कानूनी अथॉरिटी जब चाहे इस कंपनी के बड़े ओहदेदारों को तलब कर सकती है। अब चूंकि उन्होंने खुद कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दे दी, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी की रोशनी में जिस कंपनी के अंदर ख्वाजा आसिफ मुलाजमत करता रहा, अकामे पे स्किल्ड लेबर की जॉब करता रहा, उस कंपनी के डायरेक्टर को जो कि लियाज साहब हैं, उनको तलब कर लिया है नैब लाहौर ने और उनसे सवालात पूछे गए हैं कि ख्वाजा आसिफ आपकी कंपनी में मुलाजमत करते रहे और वो दावा करते हैं कि मुलाजमत के अरसे के दौरान वो 13 करोड़ रुपए उन्होंने आपकी कंपनी से तनख्वाह ली। तो उस तनख्वाह का सबूत क्या है? मुलाजमत का कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे पास आ गया, तनख्वाह किस ज़रिए से दी जाती रही? क्या चेक के ज़रिए दी जाती रही? क्या बैंक ट्रांसफ़र की जाती रही? अब इन सारे सवालों का जवाब नैब लाहौर में उनको JIT के सामने तलबी का नोटिस इस कंपनी के डायरेक्टर को दे दिया गया है
और आइंदा चंद दिनों के अंदर ख्वाजा आसिफ का ये झूठ, जो कामे का झूठ है, जो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का झूठ है, ये भी कौम के सामने फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस की तरह आ जाएगा। ये थी अहम तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।